नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम जीएस 2013 का क्वेश्चन पेपर्स पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने 2 पार्ट में वीडियो को बनाया था पूरा, और दोनों पार्ट को हमने अपलोड कर दिया। अगर आपने उसको नहीं देखा हो तब जो सो आप उसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जो सो आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो 2013 का प्रीलिम्स करने के बाद आज की वीडियो में हम लोग 2014 का स्टार्ट करेंगे, ठीक ना? जैसा कि हम आपको पहले बताए थे कि 2013 से लेकर 2023 तक के पूरे पेपर को यहाँ पे हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न जो चेंज होते जा रहा है हर साल। तो चलिए बिना देरी किए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज जो सो हम लोग 2014 की ओर चलते हैं। जिसने 2013 का पेपर नहीं देखा वो जो सो 2013 का पेपर देख लीजिएगा, आपको जो सो प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो का पीडीएफ का लिंक चाहिए तो इस पीडीएफ को आप प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सिर्फ अभी प्रीलिम्स का जीएस कर रहे हैं, ठीक है ना? सीसेट नहीं कर रहे, मतलब पेपर 1 कर रहे हैं, पेपर 2 नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सेट 1 लिखा है और हम लोग जीएस कर रहे हैं, यूपीएससी 2014। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, ठीक ना? उसका क्या महत्व होता है? ये जो धारणीय गन्ना उपकरण होता है, इसका क्या महत्व होता है, ठीक ना? धारणीय गन्ना उपकरण, इसका क्या महत्व होता है? जिसको किसके रूप में जाना जाता है? तो उसको जो व्यवहारिक उपागम का धारणीय गन्ना के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका क्या उपयोग होता है, मतलब क्या महत्व होता है, फिर क्या उपयोग होता है? तो देखिए यहाँ पे कोड दिया गया है। तो पहला कोड में क्या बोल रहा है? पहले कोड में बोल रहा है कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है, ठीक ना? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? धारणीय गन्ना उपक्रमण का। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है, किसमें? धारणीय गन्ना उपक्रमण में। तो ये बात यहाँ पे सही बोला गया, ठीक है ना? फिर यहाँ पे सेकंड नंबर में देखिए बोल रहा है इसमें जो सो च्यवनप्राश यानी ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है, ठीक ना? किसमें? इस पद्धति में जो सो ड्रिप सिंचाई का प्रभावी प्रयोग हो सकता है। ऐसा नहीं कि किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि यहाँ पे हो सकता है इसका, और बहुत लोग इसको करते हैं भी, ठीक है ना? तो ये भी यहाँ पे सही बोला गया है। फिर थर्ड नंबर में बोला जा रहा है इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, ठीक ना? ये गलत बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें जो सो रासायनिक अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग तो होता है, भले ही थोड़ा हो लेकिन उपयोग तो होता है। इसीलिए यहाँ पे बोल लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे गलत हो गया ये कथन। फिर फोर्थ नंबर पे बोला जा रहा है कि कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराश्यन की ज्यादा गुंजाइश है, ठीक ना? किसकी बोल रही? अंतराश्यन की। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में, ठीक ना? जो पारंपरिक पद्धति होती है उसकी तुलना में इस इस पद्धति में जो सो आपको इसमें अंतराशन की ज्यादा गुंजाइश मिलती है, अंतराशन की ज्यादा मात्रा देखने को मिलेगी। तो ये भी यहाँ पे सही बोला गया है। देखिए 1 सही हो गया, 2 सही हो गया, 4 सही हो गया, तो यहाँ पे कोड बी सही हो जाता है, ठीक ना? ऑप्शन बी। फिर सेकंड नंबर की ओर चलिए। तो सेकंड नंबर में बोला गया है यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए, ठीक ना? अगर कोई अंतरराष्ट्रीय महत्व की भूमि है और उसको आर्द्र भूमि की मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है, मतलब उसका क्या अभिप्राय होता है, ठीक ना? मतलब उसका क्या मतलब होता है?
अगर सरकार ऐसा करती तो उस भूमि का क्या मतलब होता है, उसके करने का ऐसा क्या मतलब होता है। तो पहला कथन क्या बोल रहा है कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। तो क्या इसका मतलब हुआ, तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप, ठीक ना, जब मानव अपना हस्तक्षेप करेगा तब उसके परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या फिर होना संभावित है। तो यहाँ पे सही बोला गया है, इसीलिए कथन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसीलिए जो सो आपका यहाँ पर ये कथन सही हो जाता है कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जो सो आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक परिवर्तन में परिवर्तन हो गया, फिर हो रहा है या फिर होना संभावित है। तो यहाँ पे ये कथन सही दिया गया है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना, ऑप्शन ए। अब इसका ऑप्शन भी अब यहाँ पे देख सकते हैं, बी नंबर पर बोला गया कि जिस देश में आर्द्र भूमि अवस्थित है उसे आर्द्र भूमि के गौर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियमित करना चाहिए, ठीक ना। तो ये कथन यहाँ पे गलत है। फिर सी नंबर में बोला गया है कि आर्द्र भूमि का बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदाय की सांस्कृतिक प्रथाओं तथा परंपराओं पर निर्भर है और इसलिए उसके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक ना। तो ये भी यहाँ पे गलत है। फिर बोला जा रहा है डी नंबर में इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई, ये भी गलत है, ठीक ना। जरूरी नहीं कि हर आर्द्र भूमि को विश्व विरासत स्थल की जो स्थिति है वो प्रदान किया गया, ठीक ना। फिर थर्ड नंबर में देखिए, तो थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, तो थर्ड नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित द्वीपों के उगमों में कौन सा एक 10 यंस जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, ठीक है ना। कौन सा द्वीप को जो सो 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, तो वो कौन सा द्वीप है, तो वो आपका द्वीप है अंडमान एवं निकोबार होगा, ठीक है ना। राइट आंसर आपका यही होगा, अंडमान और निकोबार जो सो 10 अंश जलमार्ग द्वारा इस द्वीप को अलग कर दी, ठीक ना। तो ये जो 10 अंश जल मार्ग है ये जो सो अंडमान एवं निकोबार को अलग करती, पृथक करती आपस में। फिर 4 नंबर की ओर चलिए, तो बोला जा रहा है निम्नलिखित उम्मीदों पर विचार कीजिए। इधर कार्यक्रम दिया गया या फिर परियोजना दिया गया और इधर जो सो मंत्रालय दिया गया, ठीक है ना, कि कौन सा कार्यक्रम जो सो कौन सा मंत्रालय के अधीन है, और यहाँ से आपको जो सो सही युग्म का सुमेलित करना, सॉरी सही सुमेलित युग्म का जो सो आपको चुनाव करना है कि कौन से जो सो सही युग्म सुमेलित किए गए हैं। तो पहला दिया गया कि सूखा परवान क्षेत्र कार्यक्रम, ठीक है ना, कृषि मंत्रालय, गलत है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल सांभर विकास परियोजना, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो तीनों गलत हो जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कुट डी। फिर 5 नंबर पर चलिए, तो 5 नंबर में बोला जा रहा है कि बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके संदर्भ में बोला जा रहा है बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, एक सोसाइटी का यहाँ पे आपको नाम दिया गया। तो पहले कथन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, ठीक ना, तो ये गलत है। फिर बोला जा रहा है यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है, ये सही है। फिर बोला जा रहा है यह आम जनता के लिए प्राकृतिक खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है, ये भी सही है। तो 2-3 सही हुआ, तो इस तरह से आपका कुट सी सही हुआ। फिर 6 नंबर पर चलिए, तो 6 नंबर में बोला जा रहा है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक ना। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला बोला गया
यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता। कौन? भूमंडलीय पर्यावरण। तो यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। ये कथन यहाँ पे सही है, ठीक है ना। बाकी ये तीनों कथन गलत है। यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा को विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और विधियों का अंतरण सुकर बनाता है। ये भी गलत है, ठीक है ना। दोनों ए और बी, ये भी गलत है। सिर्फ ये कथन यहाँ पे आपका सही है। फिर 7 नंबर में देखिए, तो 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है? सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके उत्पादन के लिए? सौर शक्ति। तो पहला कथन दिया गया, प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है, ठीक है ना। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया जो सो एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जननी करती है, ठीक है ना। जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य के किरणों का उपयोग करके ताप जनित करने के लिए करती है, ठीक है ना। मतलब जो सूर्य की किरणें होती है उसका उपयोग जो ताप को जनित करने के लिए करती है। फिर बोल रहा है जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग हो जाता है। ये कथन यहाँ पे सही दिया गया, ठीक है ना। तो जो प्रकाश ओटी प्रक्रिया है वो एक प्रौद्योगिकी है, ठीक है ना। सबसे पहले तो प्रौद्योगिकी से सबको समझ आ गई। फिर बोला जा रहा है कि जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जननी करती है, ठीक है ना। तो किस कैसे करती है? तो ये विद्युत का जनन कैसे करता है? तो ये कैसे करता है कि प्रकाश के विद्युत में, ठीक है ना, प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण, ठीक है ना, प्रत्यक्ष तौर पर रूपांतरण करता है और उससे विद्युत का जनन करता है। लेकिन बोल रहा है कि जबकि सौर ताप, ठीक है, जो सोलर प्लेट होता है वो जो सौर ताप प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि सूर्य की किरणों का उपयोग करता है, ठीक है ना। और उससे जो वो ताप जनित करने के लिए सूर्य की किरणें का उपयोग इस ताप को जनित करने के लिए करती है, जिससे आगे उसको जो सो वो विद्युत में कन्वर्ट कर देती है। सही है। फिर सेकंड नंबर में बोला जा रहा है कि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा अन्य एसी का जनन करती है जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दृष्ट धारा का जनन करती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे गलत बोला गया। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एसी का नहीं डीसी का जो सो जनन करती है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे ये कथन गलत है। फिर बोला जाए भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं। ये भी गलत है, ठीक है ना। सौर तापीय के लिए जो भारत के पास जो बड़ी मात्रा में विनिर्माण नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ वन कथन सही हुआ। तो यहाँ पे आपका ये सही हो गया। अब 8 नंबर पर चलिए। तो 8 नंबर में यहाँ बोला जा रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। फिर बोला जा रहा है कि उपयुक्त में से किसको सरकार ने श्रेण्य भाषा घोषित किया, ठीक है ना, मतलब क्लासिकी भाषा घोषित किया है। सरकार ने किसको श्रेणी भाषा घोषित किया? तो सरकार ने जिससे यहाँ पे कन्नड़ और तेलुगु को क्लासिक भाषा घोषित किया है, गुजराती को नहीं किया है। फिर 9 नंबर में देखिए, बोला जा रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। डंपा टाइगर रिजर्व, गुमती वन्य जीव अभ्यारण्य, सरामती शिखर। फिर बोला गया उपयुक्त में से कौन से सही सम्मिलित है, ठीक है ना। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, सही बात है। फिर बोला जा रहा है कि गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम में है, गलत है। फिर बोला जा रहा है सरामती शिखर, तो ये जो सारामती शिखर है नागालैंड में है, ठीक है। तो फिर 1 और 3 सही हुए तो कुछ सी सही हो गया, ठीक है ना। फिर 10 नंबर की ओर चलिए। तो 10 नंबर में बोला जा रहा है वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है ना। जो वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण जो संगठन है उसके संदर्भ में यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है
और पूछा जा रहा है कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो सो यहाँ पे सही है। पहला बोला गया, यह राम सर अभी समय के हस्ताक्षरकर्ता देश द्वारा बनाया गया एक अंतः सरकारी संगठन है, ठीक है ना। किसके द्वारा? या राम सर अभी समय के द्वारा, ठीक है ना। अभी समय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतः सरकारी संगठन है, तो ये गलत है यहाँ पे। फिर सेकंड में क्या बोला गया है कि यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन बनाने के लिए करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है? यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र पर कार्य करती है। तो ये यहाँ पे सही बात है कि ये ज्ञान का संग्रहण तथा व्यवहारिक अनुभव का जो बेहतर नीति होती है उसका पक्ष समर्थन करने के लिए ये जो सो क्षेत्र स्तर तक कार्य करती है। तो कुट भी। फिर 11 नंबर में देखिए, बोला जा रहा है ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे आपसे ब्रिक्स से संबंधित सवाल पूछा गया है। तो बोला जा रहा है ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो दी जेनरी में 2009 में हुआ था, गलत है। फिर बोला जा रहा है दक्षिणी अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे सही है। ये जो दक्षिण अफ्रीका है वो जो सो ब्रिक्स समूह में जो सो सबसे अंत में शामिल हुआ है। तो कथन दो सही है, ठीक है ना, कुट भी। फिर 12 नंबर में देखिए, तो 12 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। पहले में बोला गया डिप्थीरिया, फिर छोटी माता, चिकन पॉक्स, फिर चेचक यानी स्मॉल पॉक्स। फिर बोला जा रहा है उपयुक्त में से किस रोग या फिर किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है, ठीक है ना। मतलब जो भारत से पूरी तरह से खत्म हो गया, मतलब अब भारत में रहा ही नहीं है। तो इसमें से आपका आंसर है चेचक, ठीक है ना, कुट बी। बाकी डिप्थीरिया और छोटी माता जो सो अभी भी आपको देखने को मिलेगा भारत में। फिर 13 नंबर में देखिए, तो 13 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस घटना या फिर किस घटनाओं ने जीव के विकास को प्रभावित किया होगा। जीव के प्रभास जीव के विकास को प्रभावित किया होगा। इधर दिया गया महाद्वीपीय विस्थापन और इधर दिया गया है हिमानी चक्र। तो किसने जो सो जीव के विकास को प्रभावित किया है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कुट से। सही आंसर होगा यहाँ पे। फिर 14 नंबर में देखिए, बोला जा रहा है गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है, ठीक है ना। जो गंगा नदी की डॉल्फिन है उसकी समष्टि में ह्रास हो रहा है, ठीक है ना, मतलब उसकी जो जनसंख्या है, उसकी जो प्रजाति है उसमें जिसको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसमें बोल रहा है कि शिकार चोरी के अलावा और क्या संभावनाएं हो सकती है, संभावनाएं कारण हो सकती है कि ऐसा हो रहा है वहां पे उस मछली के संदर्भ में। तो देखिए उसका कारण यहाँ पे आपको पहला बोला गया नदियों पर बांध और बराजों का निर्माण, ठीक है ना। तो ये कथन सही है कि नदियों पर बांध बनाने और बराजों के निर्माण से भी जो सो उसकी प्रजाति में ह्रास हो रहा है। फिर बोला जा रहा है नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि से, तो इससे जो सो उसका फर्क नहीं पड़ता है। फिर बोला जा रहा है संजोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, ठीक है ना। संजोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, तो इससे भी जो सो उसकी प्रजाति में गिरावट हो रही है, ह्रास हो रही है।
फिर बोला जा रहा है नदियों के आसपास की फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरक और अन्य किसान किसान कृषि रसायनों का इस्तेमाल करना, तो ये भी सही है ना, कि रसायनों के उपयोग से भी उसको जो सो प्रभावित जो सो उसका जीवन हो रहा है। तो 1 3 4 सही हो गया, तो यहाँ पे कुट सी सही हो गया आपका। फिर 15 नंबर में देखिए बोला जा रहा है रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी, ठीक है ना। जो रेड क्लिफ जो रेखा है, तो वो तो एक रेखा का नाम है, ठीक है, लेकिन जो समिति का नाम था, रियल उसका नाम जो रेड क्लिफ समिति था, उसको किस लिए नियुक्त किया गया था। तो पहले ऑप्शन में बोला गया भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, गलत बात है। फिर बोला जा रहा है स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, भी गलत है। फिर बोला जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, ये सही है। फिर बोला जा रहा है पूरी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो सबको पता होगा ये बात कि ये जो सो सीमा से रिलेटेड बात है, तो ये जो सो सीमाओं की ही बात करेगा। फिर 16 नंबर में देखिए, तो 16 नंबर में बोला जा रहा है कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों, ठीक है ना, में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्यों, कुछ चिंता का विषय, ठीक है ना। जो ब्रोमीन युक्त ज्वाला का उपयोग किया जाता है, मंदक का उपयोग, उसका उपयोग जो सो चिंता का विषय क्यों, ये पूछा जा रहा है। और इसका उपयोग जो सो घरेलू उत्पादों में ही होता है, ठीक है ना, जैसे गद्दा हो गया और जो फर्नीचर की गद्दी होती है उसमें। तो इसका उपयोग चिंताजनक क्यों है, इसका यहाँ पे बोला गया कि कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया, ठीक है ना, उनमें पर्यावरण एवं निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है, ठीक है ना, तो ये सही है कि उनमें पर्यावरण में जो सो निम्नीकरण के प्रति जो सो उच्च प्रतिरोधकता है। फिर बोला जा रहा है वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं, ठीक है ना, तो ये भी सही कि वो जो यूज किया जा रहा है वो जो सो मनुष्य और पशु में जो सो जा सकता है। तो दोनों ही चिंता का यहाँ पे विषय है, इसीलिए दोनों सही है। फिर 17 नंबर में क्या बोला जा रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़ है, भालू है, कृंतक है, यानी रोडेंट। फिर बोला जा रहा है उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता, ठीक है ना, शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षेपण किया जाता है। तो जो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, पूछा जा रहा है कि किस जंतु में जिसको शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है, मतलब उसको देखा जा सकता है, शीत निष्क्रियता की घटना को जो सो उसके अंदर देखा जा सकता है। तो इसमें जो सो आपको चमगादड़ में भी देखने को मिलेगा, भालू में भी देखने को मिलेगा और कीर्तंग में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। फिर 3 नंबर में देखिए, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, ठीक है ना, सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी। तो देखिए यहाँ पर जो सो बहुत ही आसान सवाल पूछ दिया गया है, ठीक है ना, कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है। इधर दिया गया लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। तो सबसे बड़ी समिति जो सो होती है वो जो सो होती है प्राक्कलन समिति, याद रखिएगा। फिर 19 नंबर देखिए, तो 19 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है, ठीक है ना, मतलब पृथ्वी पर जो सो कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान कौन कर रहा है। तो इसका योगदान जो सो आपका ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हो रहा है, श्वसन के द्वारा भी हो रहा है। किसकी बात हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड की, याद रखना है। तो श्वसन की क्रिया में भी जो सो मनुष्य जो सो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है, ठीक ना, और ऑक्सीजन ले रहा है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण, तो इसमें नहीं होगा, ठीक ना। फिर जैव पदार्थों का क्षय, ठीक ना, जब जैव पदार्थों का क्षय होता है उसका जो सो निम्नीकरण हो जाता, जब उसका नष्ट हो जाता है तब जो सो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे 1 2 और 4 कोटिस से
फिर 20 में देखिए, बोला जा रहा है यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, ठीक ना, किधर से बात हो रहा है, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंस के पीछे पीछे चलते हैं, ठीक ना। क्या देखते हैं कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपने देखा होगा, गौर किया होगा तब, कि बहुत से पक्षी जो भैंस चरती है उसके पीछे चलते हैं, ठीक ना, और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीड़े को पकड़ते हैं, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है, तो ऐसा कौन सा पक्षी जो उसके पीछे पीछे चलती है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया, बाकी तो और पक्षी हो सकते हैं। तो इधर दिया गया चित्रित बालक, सॉरी बलाक, ठीक ना, चित्रित बलाक, तो ये नहीं है। फिर बोला जा रहा है साधारण मैना, तो देखिए ये यहाँ पर होता है, ठीक ना, जो मैना होता है वो आपको जनरली देखने को मिलेगा गाँव में। फिर बोला जा रहा है काली गर्दन वाली सारस, तो ये नहीं है, ठीक ना, सारस तो आपको मिलेगी पानी के किनारों में। तो सिर्फ 2 सही हुआ, कुड बी। और बाकी इसमें देखिए, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पद नाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे, ठीक ना, किसकी बात हो रही, मध्यकाल में। मध्यकाल में जो भारत में महत्तर और पटकिल, तो आपको पता होगा, आपने ध्यान से पढ़ा होगा तब, कि जो महत्तर होता है वो जो ग्राम का मुखिया होता था, ठीक है ना, ग्राम का प्रधान होता था मध्यकाल में। सबसे नीचे लेवल का यही अधिकारी होता था, ठीक है ना, महत्तर। अब फिर 22 में देखिए, तो 22 में पूछा जा रहा है लाइकेन जो एक नर्म चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, ठीक ना, लाइकेन जो एक नरम चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर है, किसके सहजीवी सहचर है, तो वो जो सो आपका है शैवाल और कवक का सहजीवी। फिर 23 नंबर में देखिए, बोला जा रहा है यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस पादप को प्रकृति रूप में उगते हुए देखने की संभावना मिलेगी, ठीक है। यदि आप हिमालय से होकर, मतलब हिमालय की तरफ से अगर आप यात्रा करते हैं तब जो सो वहां पर आपको किन पादपों की प्राकृतिक रूप में उगते हुए देखने की संभावना मिल सकती है। यहाँ दिया गया बांज, ब्रुन्स और चंदन। तो चंदन जो सो एक प्रकार का लकड़ी है, ठीक ना, और ये जो सो दक्षिण भारत में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, इसीलिए यहाँ पर ये तो आपको देखने को मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे आपका एक एलिमिनेशन, सॉरी, आपका एक ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो चुका है, ठीक ना। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, और ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो इस तरह से आपका बांज ब्रोंज हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, तो इसी को बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक ना। अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है कंफर्म, तो जो सो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए हमको एक ऑप्शन पता था तो हमने यहाँ से दोनों इसका आंसर निकाल दिया। तो इसी को बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड, और इसी का जो सो बच्चे यूज करते हैं यूपीएससी में। फिर 4 नंबर में देखिए, सॉरी 24 नंबर में देखिए, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं, ठीक ना। कौन सा कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषण है जो भारत में इस्पात उद्योग से मुक्त होता है, मतलब उससे रिलीज होता है। सल्फर के ऑक्साइड ये रिलीज होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी रिलीज होता है। तो यहाँ पे चारों ही रिलीज होता है, किससे, इस्पात उद्योग से। फिर 25 नंबर में देखिए, बोला जा रहा है निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, ठीक है ना।
मतलब किस राज्य से बुद्ध के जीवन का संबंध था। तो इसमें से आपका बुद्ध का संबंध जो सो अवंती से नहीं था, गांधार से भी नहीं था, कौशल से था और मगध से था। तो यहाँ पे 3 और 4 से था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन जो सो यहाँ पे आपका कुटिस सी होगा। अब 26 में देखिए, बोला जा रहा है प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहारों के दौरान फलदार वृक्षों की पौधा का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय जनजाति है, ठीक ना। तो ऐसा कौन सा जनजाति है जो सालों भर जो सो त्योहारों के दौरान जो सो फलदार वृक्षों की रोपण करते हैं, ठीक ना, पौधे के रोपण करते हैं। तो ऐसी कौन सी जनजाति, तो वो आपका जनजाति है गोंड और कोरकू। गोंड और कोरकू। फिर 27 नंबर में देखिए, तो 27 नंबर में बोल रहा है विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, ठीक है ना। विक्रय कर, और आप इसका भुगतान कब करते हैं, जब आप कोई भी सामान खरीदते हैं, ठीक है ना, जिसमें कर लगा हुआ होता है। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है कि टूथपेस्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार का कर है, ये जो टूथपेस्ट पर कर लगाया गया वो किस प्रकार का कर है। तो आपका ये कर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किंतु राज्य सरकार द्वारा संग्रहित, राज्य सरकार द्वारा आरोपित किंतु केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित, राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। तो ये यहाँ पे सही है, ठीक है ना, कि राज्य सरकार जो सो इसको लगा भी रही है और राज्य सरकार ही जो सो इसको जमा भी करे, ठीक है ना, मतलब इसको ले भी रही है। राज्य सरकार ने इसके ऊपर टैक्स भी लगाया है और राज्य सरकार ने जो सो इससे संग्रह भी किया है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अब 28 नंबर में देखिए, बोला जा रहा है जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पूछा जा रहा है कि इनमें से जोखिम पूंजी का सही डेफिनेशन क्या है। उद्योगों की उपलब्ध कराए उद्योगों को उपलब्ध कराएगी अल्पकालीन पूंजी। फिर बोला जा रहा है बी नंबर में नए उद्यमियों को उपलब्ध कराएगी दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। फिर सी में उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराएगी निधियां। फिर डी में है उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध कराएगी निधियां, ठीक ना। तो जो जोखिम पूंजी है वो जो सो नए उद्यमियों को उपलब्ध कराएगी दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी होती है, ठीक ना। दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, नाम से ही आपका स्पष्ट हो रहा है जोखिम पूंजी, ठीक ना। जब किसानों को या फिर जब कोई पूंजीपतियों को नुकसान हो जाता है, ठीक ना, तो वो क्या करते हैं कि लोन लेते हैं। तो लोन लेने के लिए उसको क्या मिलता है, मतलब जब वो लोन लेते हैं तब जो सो उसका हो सकता है कि वो दीर्घकालीन लोन ले, ठीक ना। तो इसी तरह यहाँ पे आपको जो सो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो लोन दिया जा रहा है वो जो सो दीर्घकालीन है, प्लस में ये प्रारंभिक पूंजी है, ठीक ना, मतलब फर्स्ट टाइम में ये जो सो ले रहे हैं। और ये जो सो दीर्घकालीन होता है, मतलब कम समय के लिए दिया जाता है नए उद्यमियों को, ठीक ना। जो नए नए लोग होते हैं उसको जो सो दिया जाता है और ये कम समय के लिए दिया जाता है, प्लस में ये जो प्रारंभिक होती है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। फिर 28 नंबर से हो गया, तो 29 नंबर में देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, ठीक है ना। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण, समावेशी एवं धारणीय विकास, बेरोजगारी घटाने हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास, तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। तो इसका मेन नियम जैसो यही था,
तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। फिर 30 में देखिए, तो 30 में बोला जा रहा है भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे चालू खाता बनता है, ठीक है ना। जो भुगतान संतुलन होता है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से किन से चालू खाता बनता है। तो किन से चालू खाता बनता है, तो यहाँ पे आपका चालू खाता बनता है व्यापार संतुलन से, विदेशी परिसंपत्ति से नहीं बनता है, अदासियों का संतुलन से भी बनता है, फिर विशेष आरण अधिकार से नहीं बनता है। तो 1 और 3 हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन सी। फिर 31 नंबर में, तो 31 नंबर में बोला जा रहा है सीमांत अस्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग और सावधि दायित्व पदबंध कभी कभी समाचार में आते हैं, उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है, ठीक है ना। आपने समाचार में ये जो सो वर्ड अक्षर देखा होगा, सीमांत अस्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग, खास करके तब जब बजट लागू होता है, ठीक है ना, मतलब अभी के समय में, मतलब बजट लागू होने से पहले। तो ये जो वर्ड है वो किसके संबंध में प्रयोग किया जाता है, तो इस वर्ड का प्रयोग जो सो आपका प्रयोग होता है बैंकिंग कार्य में। सीमांत अस्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग। फिर 32 में देखिए, बोला जा रहा है शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं यानी बैंक साथी की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती थी ना। मतलब व्यावसायिक संवाददाताओं की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों की कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती, तो लाभार्थियों को सुविधाएं प्राप्त होती है, यहाँ पे कोड दिया गया है क्या, कोड दिया गया, तो कोड से आपको चूज करना है। तो पहला कथन दिया गया, यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने योग्य बनाती है, ये सही बोला गया है। फिर बोला गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आहरण करने की योग्य बनाती है, ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन होगा आपका सी। फिर 33 नंबर में देखिए, बोला गया भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य है, ठीक है ना। क्या चीज सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं के उद्देश्य है। पहला दिया गया केंद्रीय बैंकों को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना, ठीक है ना। जो केंद्रीय बैंक होता है उसको जो सो बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना, ये सही है। फिर बोला गया बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखना, गलत है। फिर बोला गया व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना, तो ये भी गलत है। फिर बोला गया बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष नकदी ओल्ड कैश रखने की वायदे करना, ये भी गलत है। तो केवल ये सही है। फिर 34 में देखिए, तो यहाँ पे आपसे 34 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया, ठीक है ना, मूलतः किस देश से संबंधित था, तो ये जो आपका कहा गया अरब स्प्रिंग है वो जो सो ट्यूनीशिया से संबंधित था, ये विद्रोह जो सो ट्यूनीशिया में हुआ था। फिर 35 में देखिए, तो 35 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और इधर दिया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए। फिर बोला गया उपयुक्त में से आर्कटिक काउंसिल के सदस्य, ठीक है ना, जो यहाँ पे देश दिया गया था उसमें से कौन से देश जो सो आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं, तो ये है जापान नहीं है, रसिया भी है, यूके भी नहीं है और यूएसए भी है। तो 1 हो गया, 3 हो गया और 5, कोटी डी सही है। फिर 36 नंबर पर चलिए, तो 36 नंबर पे यहाँ पे पूछा जा रहा है
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर दिया गया जो प्राय समाचारों में आता है और इधर देश दिया गया, ठीक है ना, कौन से देश से कौन सा करंट जो सो चर्चा में रहता है, कौन सा उससे मैच कर रहा है। चेचन्य रशियन फेडरेशन का है, सही है। फिर दारफूर माली, तो ये गलत हो गया। फिर स्वात घाटी इराक, ये भी गलत है। तो 36 का सिर्फ ये सही हुआ। अब 37 में देखिए, इधर बोला गया है अग्नि 4, ठीक है ना, जो मिसाइल है अग्नि 4 प्रक्षेपण अस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। जो अग्नि 4 मारक मिसाइल है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। तो बोला गया यह धरातल से धरातल तक मार करने वाला प्रक्षेपण है, तो ये भी सही है। फिर बोला गया इसमें केवल द्रव्य नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक ना, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो सो द्रव्य और ठोस दोनों यूज हो सकता है। फिर बोला गया है यह एक टन नाभिकीय वारहेड को 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है, गलत है। तो सही उत्तर हो गया आपका, इसमें दोनों यूज होता है इसलिए गलत हो गया, तो सिर्फ एक सही हुआ। फिर 38 में देखिए, बोला गया कोयला संस्तर मेथेन और शैल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? शैल गैस और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के संदर्भ में। तो बोला गया है कि कोयला संस्तर मेथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मेथेन गैस है, जबकि शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से निष्कासित की जाती है, गलत है। फिर सेकंड नंबर में बोला गया भारत में कोयला संस्तर मेथेन स्रोत बहुतायत में है, ठीक है ना, किंतु अब तक शैल गैस स्रोत नहीं पाए गए, ये भी गलत है। तो कौन सा सही? एक भी सही नहीं है। फिर 39 में देखिए, तो 39 में बोला जा रहा है कि भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? चांगपा समुदाय के संदर्भ में। तो बोला जा रहा है वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, गलत है। फिर बोला जा रहा है वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों पश्मीना बकरों को बकरों और बकरियों को पालते, तो ये सही है, ठीक है ना, ऊन देने वाला वो बकरा होता है, वो बकरी। फिर बोला जा रहा है उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये भी सही है। तो 2 3 सही हुआ, तो कुट भी सही हुआ। फिर 40 नंबर में देखिए, बोला जा रहा है भारत में ज्वार यानी क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया। किसकी खेती ने? क्लस्टर बीन का। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन एक सही है? तो पहले बोला गया कि बीजों से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरण सुघट्यों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, गलत है। फिर बोला जा रहा है इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है, सही है। फिर बोला जा रहा है इस पौधे की पत्तियों के सार में प्रतिहिस्टामिन गुणधर्म होता है, ये भी गलत है। फिर बोला जा रहा है यह उच्च गुणवत्ता के जैव डीजल का एक स्रोत है, गलत है, ये डीजल का स्रोत नहीं होता, ठीक ना। तो कोट भी सही हुआ। फिर 41 नंबर पर चलिए, तो 41 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भेदियां, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भेदियां हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसमें है, कच्छ की खाड़ी में भी है, मन्नार की खाड़ी में भी है, सुंदरवन में नहीं है। क्या बोला गया था? प्रवाल भितियां, ठीक ना, तो सुंदरवन में प्रवाल भितियां नहीं है, तो इसीलिए कोट ये सही होगा।
फिर 42 में देखिए, तो 42 में बोला गया है भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक ना। जो मृदा का अपक्षय हो रहा है वो समस्या जो जनरली किससे संबंधित है, वो समस्या आपका संबंधित है वैदिक कृषि से, वैदिक कृषि से नहीं है, ठीक ना। वनो उन्मूलन से, वन का उन्मूलन से, वन का कटाई से, तो ये सही है। फिर बोला जा रहा है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, नीचे देखिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक ना। उष्ण कटिबंधीय जलवायु, सॉरी ये तो यहीं तक था, ठीक है ना। ये तो यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक ना। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु इसके लिए उत्तरदायी नहीं, सिर्फ वनो उन्मूलन, ठीक ना। वन की कटाई यहाँ पे जिम्मेदार है, तो कूट बी से हुआ। फिर 43 में देखिए, तो 43 में बोला गया पवनों का मौसमी उत्क्रमण से किसका प्रारूप किसका पररूपी अभिलक्षण है, ठीक है। जो पवनों का मौसमी उत्क्रमण होता है वो किसका पररूपी अभिलक्षण है, तो वो आपका है भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसून जलवायु। फिर 44 में देखिए, तो बोला गया भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, ठीक ना। किसके संदर्भ में, सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है, पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है, तो जो पंचायतन होता है वो जो आपका निर्दिष्ट करता है मंदिर शैली। आपको आर्ट और कल्चर में पढ़ाया जाएगा पंचायतन शैली, जैसे नागर शैली होती है, द्रविड़ शैली होती है, उसी प्रकार की एक मंदिर शैली होती पंचायतन शैली। तो अब 45 की ओर चलिए, तो इसमें बोला गया निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, बराक है, लोहित है, सुबनश्री है। फिर इधर है आपका उपयुक्त में से कौन से अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, ठीक ना। किधर से, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो ये जो बराक है वो जो जनरली झारखंड की नदी है, ठीक ना। और लोहित और सुबनश्री, तो देखिए हमको तो ये पता है झारखंड की वो नदी है जनरली, तो झारखंड में ज्यादा आबादी होगी, तो देखिए यहाँ से ये टर्मिनेट हो गया, ये भी टर्मिनेट हो जा रहा है, ये भी टर्मिनेट हो जा रहा है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ बी बच रहा है, ठीक ना। तो इसीलिए जो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, 2 और 3 एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेना है आपको। फिर 46 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो 46 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित योगों पर विचार कीजिए। तो पहले में दिया गया आद्य भूमि और इधर दिया गया नदियों का संगम, कि जो आद्य भूमि है वहां पर कौन कौन सी नदियों का संगम हो रहा है। तो इधर है केवला देव घाना, ठीक है ना, केवला देव घाना, और इधर दिया गया है बनारस और चंबल का संगम। तो आपका यहाँ पर जो सो ये जो आद्य भूमि है वो नदियों का संगम के लिए, तो ये सही है, ये दोनों गलत है, ठीक ना। तो कोटी ये सही होगा सिर्फ। फिर 47 नंबर में देखिए, बोला ये निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है, ठीक ना, षड दर्शन का भाग नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। लोकायत और कपालिक, ये जो सो भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं, मीमांस है, न्याय है, सांख्य भी है। फिर 48 में देखिए, बोला गया निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इधर दिया गया पहाड़ी और इधर दिया गया क्षेत्र। तो पहला बोला गया है
कार्डरमम पहाड़ियां, ठीक है ना, कार्डरमम पहाड़ियां, और इधर दिया गया कोरोमंडल क्षेत्र में, तो ये गलत है। फिर दिया गया कैमूर की पहाड़ियां कोंकण तट में, तो ये भी गलत है। फिर महादेव की पहाड़ियां मध्य भारत में, ये सही है। फिर मिकिर की पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 और 4 से सही हो गया कोटिस सी। फिर 49 में चलिए, तो इधर बोला गया है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध का आवश्यक संबंध है, तो ये है 10वीं अनुसूची में, ठीक है ना, याद रखना। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का जिसको प्रावधान किया गया है। फिर 50 नंबर में देखिए, तो 50 नंबर में बोला जा रहा है जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है, ठीक है ना। क्या बोला गया कि जैव विविधता होती, तो जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए, ठीक है, जो परंपरा से जीवन चली आ रही मनुष्य की, उसकी उस जीवन की संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस की स्थापना करने में नहीं थी, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रणनीति हो सकता है जीवमंडल का नीचे, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उपवन, वन्यजीव अभयारण्य। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रणनीति हो सकता है जीवमंडल नीचे, जीवमंडल रिजर्व का संरक्षण करना, उसकी जो सो संख्या बढ़ाना, ठीक ना, उसको जो सो लगाना। तो यहाँ पे आपका आंसर यही होगा, ठीक है ना। तो आज तक हम लोग यही रखते हैं, ठीक ना। फिर इसके अगले पार्ट में जो सो हम लोग बाकी के 50 क्वेश्चन जो सो कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग यही रखते हैं, फिर आगे वाली वीडियो में हम लोग जो सो इसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे फिर हम लोग जल्द ही इस अगले वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।